बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल बेस्ड सिस्टम्स। फाइल बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड फॉर डाटा स्टोरेज। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डाटा एंड इंफॉर्मेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस में हर जगह मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके ये दोनों कंसेप्ट रिफ़्रेश कर देता हूँ। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप डाटा में कभी भी 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकते। फर्स्ट इज़ डाटा का मीनिंग क्या है, सेकंड इज़ सोर्स ऑफ डाटा क्या है कि डाटा कहाँ से आया है, एंड थर्ड इज़ ऑब्जेक्टिव क्या है डाटा का। क्योंकि डाटा की शेप क्या होती है कि लेट्स सपोज आपके पास कुछ सब्जेक्ट कोड्स हैं, कुछ स्टूडेंट नेम्स हैं, ठीक है, येस नो है आपके पास, तो कुछ आपके पास काउंटिंग है लाइक 80 20 30 90 60 40। तो ये क्या हैं, 4-5 लाइंस हैं आपके पास, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चल रहा कि इनका मीनिंग क्या है या फिर इनका सोर्स ऑफ डाटा क्या है, ये कहाँ से आ रहा है डाटा, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा क्या है। ठीक है, कि इस डाटा को करना क्या है। तो इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डाटा। जब आप इसी डाटा को थोड़ा सा इस पे प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, उसका सोर्स भी आपको पता चल जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन में आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम उस एक रो जो हमारे पास कोड्स की थी उसके ऊपर हम सब्जेक्ट्स लिख दें, दूसरा जो नेम्स थे हमारे पास उसके ऊपर स्टूडेंट नेम लिख दें, और हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे थे वो हम सब्जेक्ट मार्क्स कर दें, येस नो जो आ रहा था हमारे पास रिमार्क कर दें हम, तो और टेबल को हम थोड़ा सा लेबल कर दें कि रिज़ल्ट्स। तो अब हमें पता चल रहा है कि डाटा का मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास रिज़ल्ट्स का एक टेबल है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट हम ने प्रोसेस किया है। ठीक है, ये इसका सोर्स हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, है ना। तो ये होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। ओके, अच्छा, बैक मूव करते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम। तो डेटाबेस को डिस्कस करने से पहले हमें फाइल बेस्ड सिस्टम जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उन्हें डिस्कस करना है कि हमें ये पता हो कि जो पहले मेथड्स यूज़ हो रहे थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से फिर डेटाबेस जैसी अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके, तो ट्रेडिशनल जो फाइल बेस्ड सिस्टम है इसमें किस तरह से वर्क होता था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली मैनेज किया जाता था। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कोड करूँ तो आपको याद होगा कि स्कूल से जब हमें समर वेकेशंस होती थी तो उस टाइम जो हमें होमवर्क मिला करता था तो उसे हम किस तरह से मैनेज करते थे, रजिस्टर ले लेते थे और उस रजिस्टर पे हम अपने सब सब्जेक्ट्स की इंडेक्सिंग करके अपना होमवर्क एडजस्ट करते थे, मैनेज करते थे कि ये मेरा इंग्लिश का होमवर्क है, ये मेरा मैथ का होमवर्क है, ये मेरा पाक स्टडीज़ का होमवर्क है, ये मेरा क्या नाम है कंप्यूटर का होमवर्क है। तो इंडेक्सिंग होती थी, है ना। फाइल बेस्ड सिस्टम भी सेम उसी तरह वर्क करता है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास मेरे कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मेरे बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें भी मैं क्या करूँगा कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अलग से इंडेक्सिंग कर दूँगा और अपने जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अलग से इंडेक्सिंग करके एक फ़ाइल में रख के तो फिर मैं उन्हें किसी सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस पे रखूँगा। यही होता है ना। अब इस तरह के जो सिस्टम्स थे ना उसमें डाटा इंसर्शन एंड रिट्रीवल का इतना इशू नहीं था, क्योंकि ज़रा मैंने इंडेक्सिंग की हुई है, डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या उसको वहाँ से रिट्रीव करना चाह रहा हूँ तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या था, अगर हम कोई क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन उसमें से निकालना चाह रहे हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े थे हमें।
तो इस चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम बनाए ताकि वो प्रोग्राम्स जो हैं हमें बेटर इंफॉर्मेशन और एफिशिएंट वे में इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, बेसिकली फाइल बेस्ड सिस्टम्स कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम हैं। लाइक आपके कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फाइल बेस्ड सिस्टम्स ही हैं। ओके, फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो सी ड्राइव में जाके जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है दैट्स आल्सो कॉल्ड फाइल बेस्ड सिस्टम। ओके, तो इसको आप फाइल बेस्ड अप्रोच को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूज़र्स सच एज प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। अभी मैंने आपको बता दिया वर्ड्स वगैरह, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आप यूज़ करेंगे। ईच प्रोग्राम्स डिफाइंस एंड मैनेज इट्स ओन डाटा। अब यहाँ पे बात ये है कि हर जो प्रोग्राम है वो सिर्फ अपने डाटे को ही मैनेज करता है। ओके, फाइल बेस्ड सिस्टम में। ओके, अब यहाँ पे देखें कि मैनुअल फाइल सिस्टम जिसकी मैंने पहले बात की, ये बहुत इफ़ेक्टिव है कब, जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे आपने इंडेक्सिंग की हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो वहाँ पे फिर आपको मैंने पहले बताया कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, इंसर्ट करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन की बात आ रही है, वहाँ से आपने क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो वहाँ पे उस सिनेरियो में फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन यू स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ओके, अब बुक में हमें एक केस स्टडी दिया गया है जिसका नाम है ड्रीम होम केस स्टडी। ठीक है, ड्रीम होम क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, हाउस रेंटिंग, सेल्स एंड परचेज। ओके, लेकिन रेंटिंग का इनका काम ज़्यादा है। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है या फिर कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है, तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड करती है। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट्स हैं, वन इज़ सेल डिपार्टमेंट एंड अदर इज़ कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द लीज एग्रीमेंट्स। अगर हम लोग सेल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो सेल डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 फाइल्स आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ओके, तो इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर्टी रेंट, कि आप कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे देना चाह रहे हैं। ओके, उसमें फिर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। देन टाइप क्या है कि वो फ्लैट है या कंप्लीट हाउस है, रूम नंबर कि कितने रूम्स हैं उसमें। देन प्रॉपर्टी ओनर नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टी ओनर नंबर है बेसिकली ये लॉजिकल है यहाँ पे, क्योंकि हर जो प्रॉपर्टी है ना वो किसी ना किसी पर्सन की ओनरशिप में आती है। तो फिर वो जो यहाँ पे इस फाइल में प्रॉपर्टी नंबर इस वजह से डाला गया कि इट्स अ लॉजिकल एलिमेंट। ओके, सेकंड फाइल जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ क्लाइंट, कि हम लोग क्लाइंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, जिसमें क्लाइंट नंबर और बहुत सी डिटेल्स क्लाइंट की जितनी भी रेलिवेंट होती हैं वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि क्लाइंट की प्रेफरेंस हम देखते हैं कि क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या है, वो किस तरह का हाउस जो है वो रेंट पे लेना चाह रहा है, वो फ्लैट में इंटरेस्टेड है या फिर एक कंप्लीट हाउस में इंटरेस्टेड है। देन जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है कि मैक्सिमम रेंट, या फिर हम रेंज भी कह सकते हैं कि उसकी रेंज कितनी है, वो कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है, तो वो यहाँ पे अपनी रेंज भी बता देता है। थर्ड फाइल जो हमारे पास आती है दैट इज़ प्राइवेट ओनर। उन तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन इस फाइल में होती है जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाह रहे हैं। इसमें हम ओनर का नंबर, ओनर की नेम, फादर नेम और उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो ओनर नंबर है ना, आप देखें कि हमने जो लिया था प्रॉपर्टी वाली फ़ाइल थी हमारी, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, उसमें भी हमने ओनर नंबर दिया था। तो ये वही ओनर नंबर है जो हमने 2 फाइल्स में लिंक किया है। ओके, कि ये कौन सा ओनर नंबर है जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाह रहा है। ओके,
यहाँ पे देखें ये तीनों फाइल्स प्रॉपर्टी फॉर रेंट, प्राइवेट ओनर एंड क्लाइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट में आपकी प्रॉपर्टी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आप रेंट पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी, उसका पोस्ट कोड क्या है, टाइप क्या है, हाउस है, फ्लैट है, रूम्स कितने हैं, 6 4 3 5 4, ओके। रेंट जो है वो इसका कितना है, इसका रेंट 650 है, ठीक है, 400 है। और ओनर नंबर जो है ये CO46, ठीक है। CO46 की इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं दूसरी फाइल में, प्राइवेट ओनर की। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी ओनर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाह रहे हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो CO46 ये कौन है बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जोई का ये क्या नाम है, हाउस है और वो ये रेंट पे देना चाह रहे हैं। यहाँ पे उनका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, ओके। देन क्लाइंट में क्या है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हम उनसे फ़िल आउट करवा लेंगे कि ये पर्सन जो है किस तरह के हाउस में या फिर फ्लैट में इंटरेस्टेड है, टाइप में किस तरह की टाइप में इंटरेस्टेड है, देन उसकी रेंज क्या है, किस तरह का वो जो फ्लैट है या हाउस है वो अफोर्ड कर सकता है। तो फिर यहाँ पे देखें कि क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम है उसका, ठीक है, लास्ट नेम है, एड्रेस, टेलीफोन, प्रेफरेंस टाइप है, मैक्सिमम वो रेंट कितना अफोर्ड कर सकता है 425। तो बेसिकली ये तीनों जो हैं ये फॉर्म्स ही होते हैं। जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उनसे फिल आउट करवा के तो ये फाइल में आप एडजस्ट कर देते हैं, ओके। अब अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट क्या काम करता है कि जब पर्सन ने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो है ये रेंट पे लेनी है, तो जितना भी अब ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंटिंग वर्क होता है, वो कौन हैंडल करता है, कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के। उसके सारे पेपर्स वगैरह तैयार करना कि ये प्रॉपर्टी जो है इस बंदे को रेंट पे मिल रही है, उसके अगेंस्ट जितने भी पेपर्स होंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट तैयार करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फाइल्स आती हैं, पहली जो फाइल आती है हमारे पास दैट इज़ लीज़, ठीक है। लीज़ में भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले लीज़ नंबर, एक प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी हम लीज़ पे देने जा रहे हैं उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं, ओके। देन हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टी नंबर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हम लीज़ पे दे रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, टाइप क्या है इसकी, कितना इसका ड्यूरेशन सेलेक्ट हुआ है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट मैं आपको टेबल में दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये इस फाइल में इन्फॉर्मेशन आती है, ओके। सेकंड जो इसमें हमारे पास फ़ाइल आती है दैट इज़ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। जैसे हमने सेल्स डिपार्टमेंट में फ़ाइल ली थी प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इसमें भी हम सेम फाइल ले रहे हैं और सेम एट्रीब्यूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिटिल डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट टेबल्स में कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखा दूँगा। फिर थर्ड जो फाइल आती है हमारे पास दैट इज़ क्लाइंट फाइल। क्लाइंट फाइल में भी हम लोग कंप्लीट उसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखें कि ये तीनों फाइल्स हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के पास हैं। लीज़ की फ़ाइल है इनके पास, प्रॉपर्टी फॉर रेंट की फ़ाइल है और क्लाइंट फ़ाइल है। ये लीज़ फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स हैं सारे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज हो रही है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर है, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड एंड रेंट, ओके। तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी थी, यहाँ पे आप देखें कि ओनर नंबर भी है, ओके। लेकिन यहाँ पे ओनर नंबर नहीं है। क्यों ओनर नंबर नहीं है, क्योंकि ये लीज़ पे जा रहा है ना, तो जब लीज़ पे जा रही होती है ना चीज़, तो वो फिर कंपनी और क्लाइंट के दरमियान की बात हो जाती है, ओनर का फिर वहाँ पे लिंक नहीं होता कि वो कंपनी दे रही है ना लीज़ पे, इस वजह से यहाँ पे ओनर नंबर नहीं है, ओके। देन क्लाइंट का जो हमारे पास टेबल है, जो फॉर्म है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस टाइप एंड मैक्सिमम रेंट, हाँ जी, ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सेम है। तो ये क्या हो रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ये जो दो टेबल्स हैं, एक एक एट्रीब्यूट छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपीट हो रही है। तो इस सारी स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के पास तीन तीन फाइल्स हैं, दोनों जो हैं एक इंफॉर्मेशन को, हर फाइल में इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि दोनों डिपार्टमेंट्स में
कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपीट हो रही है फाइल बेस्ड सिस्टम में, एक एक एट्रीब्यूट छोड़ के बाकी सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो रही है वहाँ पे क्या नाम है डुप्लिकेट हो रही है। यही बात है ना, तो यही हमारा मेन फोकस है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में देखें डुप्लीकेशन हो रही होती है। अब अगर हम इस फिगर पे थोड़ा सा गौर करें तो ये फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग है। यहाँ पे आप देखें कि सेल्स डिपार्टमेंट है हमारे पास और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट हमारे पास। सेल्स डिपार्टमेंट का जो पर्सन है, पीछे हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि ये जो फाइल बेस्ड सिस्टम होते हैं ना, ये सिर्फ अपना ही डाटा जो है अपना रेलिवेंट डाटा ही क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, हर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ अपने डाटा को सेव करता है, अपना डाटा मैनेज करता है। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आप सेल्स डिपार्टमेंट के पास सेल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये पर्सन जो है ये फ़ाइल हैंडलिंग्स और जो फाइल डेफिनेशन जो भी डाटा वगैरह इंटर कर रहा है ये सारा सेल्स से रिलेटेड है और सेल्स प्रोग्राम इसे मैनेज कर रहा है और फिर ये सेव हो रही हैं फाइल्स हमारे पास। ओके, ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करेगा और क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ज़ाहिर लीज़ वगैरह से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मैनेज करेगा और कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे सेव होंगी। तो ये क्या है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपना प्रोग्राम यूज़ करके अपनी प्रोग्राम फाइल्स को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ये जो सेल्स वाला है डिपार्टमेंट, इसका कॉन्ट्रैक्ट वाले डिपार्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। तो फिर ये क्या करें कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ करें। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ हो रही है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने दो तरह के फ़ाइल बेस्ड सिस्टम्स को डिस्कस किया है। एक मैनुअल फ़ाइल बेस्ड सिस्टम जिसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करवा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमने कहा कि हमने कंप्यूटराइज सिस्टम्स यूज़ कर दिए। अब हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह आ गए और हर प्रोग्राम जो है अपने डिपार्टमेंट के जो भी फाइल्स हैं उन्हें हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है कि हम कह रहे हैं कि मैनुअल फ़ाइल बेस्ड सिस्टम से हम मूव कर गए फाइल बेस्ड सिस्टम पे, कंप्यूटराइज्ड फाइल बेस्ड सिस्टम पे। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड फाइल बेस्ड सिस्टम है एज़ कंपेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम तो बहुत एफिशिएंट था, हमारे लिए बहुत ईज़ हो गया कि हमने जस्ट डाटे को इंटर करना है और जो भी रिपोर्ट हमने जनरेट करवानी है वो हम रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फाइल बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड फाइल बेस्ड सिस्टम है, इसमें फिर भी बहुत सी लिमिटेशंस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास लिमिटेशन आती है दैट इज़ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में हर प्रोग्राम जो है वो अपना रिलेटेड डाटा को मैनेज कर रहा होता है ना, यही बात हम लोगों ने पीछे डिस्कस की। अभी अगर आपको कोई ये बात कहता है कि क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि मुझे लिस्ट ऑफ हाउसेस दो दैट मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स, अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट करना, रिट्रीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल किस तरह से है, ज़रा सेल डिपार्टमेंट जो है उसके पास किस तरह का इंफॉर्मेशन है, जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसके पास इंफॉर्मेशन सेफ है ना। यही हमने कहा ना कि वो रेंट कितना पे कर सकता है, प्रेफरेंस क्या है उसकी, उस हिसाब से उसके पास उस डिपार्टमेंट के पास डाटा पड़ा है। और जो हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट है कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट, उसके पास लीज़ वगैरह का ऑफिशियल जो वर्क होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो अब इस तरह के इन्फॉर्मेशन को निकालना कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रही है थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये फाइल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि ये जो दो फाइल्स हैं ये क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं दोनों डिपार्टमेंट्स में। तो जब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा किस वजह से होता है कि यहाँ पे देखें कि हर डिपार्टमेंट ज़ाहिर अपना डाटा जो है वो मैनेज कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि
डुप्लीकेशन ऑफ डाटा यूज़ हो रहा है। अब जब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा यूज़ हो रहा है तो आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा लग रही है कि ज़ाहिर है कंपनी तो एक ही है ना, तो सिस्टम बना रही है, वो एक डिपार्टमेंट को भी सिस्टम बनवा के दे रही है, दूसरे डिपार्टमेंट को भी सिस्टम बनवा के दे रही है। हार्ड डिस्क कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है दोनों डिपार्टमेंट्स में, अब उसका वहाँ पे एक्सपेंस लग रहा है, कॉस्ट लग रही है वहाँ पे। तो ये है कि क्या नाम है, आपकी स्पेस वेस्ट होती है, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि एक ही तरह का जो डाटा है वो क्या नाम है, एक डिपार्टमेंट ने अपने वे में तैयार किया हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट ने अपने वे में तैयार किया हुआ है, और एवं टाइम लगा रहे हैं कि ये डाटा जो है मेरा आपसे डाटा थोड़ा डिफरेंट है, जबकि डाटा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, फॉर्मेट चेंज हुआ हुआ है, वहाँ पे भी आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ओके, तो बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्यों यूज़ होती है कि आप डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ डाटा डिपेंडेंसीज़। तो ये बहुत ही फाइल बेस्ड सिस्टम में इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बहुत ही क्रूशियस एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जो प्रोग्राम होता है वो उसकी अपनी उस फाइल की रूटीन्स को भी हैंडल कर रहा होता है और फाइल की डेफिनेशन को भी हैंडल कर रहा होता है। अब अगर हमने कोई भी चेंज करना है अपने डाटा में, लेट्स सपोज के यहाँ पे अगर क्लाइंट वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस में कोई एक चेंज करना है। अब ये जो हमारे पास फाइल है ना, इसमें बिज़ाहिर तो ये चीज़ बहुत इजी नज़र आ रही है कि जस्ट हमने यहाँ पे अगर ये जो लास्ट पे इसका एड्रेस है ये चेंज करना है तो बहुत इजी है कि मैं जस्ट यहाँ पे एडिट कर दूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं, फ़ाइल की रूटीन्स भी हैं और फाइल की डेफिनेशन भी है। दोनों चीज़ों में मुझे चेंजेस करने हैं, पूरा मतलब फ़ाइल का स्ट्रक्चर है ना। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप देखें कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे आप देखें कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी फ़ाइल बनानी पड़ेगी, उस फाइल में फिर मैंने क्या चेंज करना है वो ट्रैक करना है, और फिर जहाँ जहाँ वो फ़ाइल यूज़ हो रही है, अगर वो 20 जगहों पे यूज़ हो रही है, 10 जगहों पे यूज़ हो रही है, 100 जगह पे यूज़ हो रही है, उन सब जगहों पे मुझे वो माइनर चेंज करना पड़ेगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में फिर ये बहुत ही क्या नाम है, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है कि आपने अगर एक माइनर सा भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको फिर बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। फिर अगर एक हल्की सी मिस्टेक भी आपका सारा जो काम है वो ख़राब कर देती है। ओके, नेक्स्ट जो लिमिटेशन आपके पास आ रही है दैट इज़ इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। इसका मतलब ये है कि जो दो डिपार्टमेंट्स को लेके चल रहे हैं उन्हीं की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट ने जो अपना प्रोग्राम बनाया है वो किसी और लैंग्वेज में बनवाया हुआ है, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट आ रहा है उनका जो प्रोग्राम है वो किसी और लैंग्वेज में बना है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हुई हैं। लेट्स सपोज सेल वालों ने अपना प्रोग्राम जो है वो जावा में बनवाया है, और जो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है उसने अपना प्रोग्राम जो है वो या तो सी में बनवाया है या कोबोल में बनवाया है। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ज़रा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है ना, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो दोनों डिपार्टमेंट से आ रही है और आपको वो दोनों डिपार्टमेंट से चाहिए, ठीक है। अब आपने वो कलेक्ट करनी है, वहाँ पे क्या इशू आएगा, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। एक जो आपका फ़ाइल फॉर्मेट है वो किसी और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ आ रहा है, और दूसरा जो फ़ाइल फॉर्मेट है वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ आ रहा है। और ज़ाहिर है जो सी में लैंग्वेज में बना है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। जो आपका जावा में बना हुआ है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो और डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आपके पास आती है दैट इज़ फिक्स्ड क्यूरीज, के फाइल बेस्ड सिस्टम्स के मुताबिक जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप किया जाता है ना, तो पहले से ही एंटिसिपेट कर दिया जाता है कि इस प्रोग्राम से हम ये रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, ये क्यूरीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती हैं कि फ़िक्स्ड क्यूरीज़ होती हैं। तो अगर हम रन टाइम पे यहाँ अडाक क्यूरी लगाना चाहते हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं जो हमारे पास पहले से सेव नहीं है, तो फिर वो क्यूरी जो है वो हम रन टाइम पे नहीं लगा सकते इसमें।
तो ये जो आपकी फ़ाइल बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेवलप करती हैं। तो जब इस तरह का होता है कि जो आपको डार्क क्यूरीज़ की ज़रूरत होती है, तो इन ये जो कंपनीज़ होती हैं जो एप्लीकेशंस डेवलप कर रही होती हैं, इन पे फिर क्या होता है कि बर्डन आ जाता है कि इन्हें डार्क क्यूरीज़ लगानी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वो जब बर्डन उन पे आ जाता है तो वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू हो जाते हैं। अब जब जल्दी और बर्डन में, स्ट्रेस में वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोग्राम इतना एफिशिएंट नहीं बनता, और वहाँ पे चांस होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है आपने प्रोग्राम को स्क्रैच से बनाना है, फिर वहाँ पे ज़रा मॉडिफिकेशन करेंगे, स्क्रैच से आप देखेंगे कि क्या मैंने मिस्टेक की है, कहाँ से रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, तो ये प्रॉब्लम्स भी फिर यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।